सो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट रन पे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जो फोर्स है वो कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, इन सब के बारे में। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ क्या कि एक प्रिंसिपल अपन पढ़ते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि यदि आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे मान लो दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q2 एंड दिस चार्ज इज Q3, ठीक है, और दिस चार्ज इज Q4 सपोज, ओके। अब मान लो आपसे बोला गया कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q3, what is the net electrostatic force on Q3. So suppose this distance is R1, this one is R2 and suppose this one is R3, okay, all these three are positive, this one is also positive और ये भी कैसा है पॉजिटिव और ये भी कैसा है पॉजिटिव, all the charges are positive। और आपसे बोला कि what is the net force on Q3, then हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इनेबल करता है किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेक अस एबल टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। तो ये क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इनेबल टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए जो इनेबल करता है वो कौन करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लो मुझे Q3 पे क्या निकालना है? Q3 पे निकालना है फोर्स। तो क्या करोगे? पहले इसकी Q1 की वजह से इस पे फोर्स, Q2 की वजह से इस पे फोर्स और Q4 की वजह से इस पे फोर्स। ऑल दो दीज टू आर पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल इधर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो इधर रिपल्शन, इसकी वजह से इस पे रिपल्शन। तो इसे बोल दिया अपन ने सपोज F1, ठीक है। ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल किधर? इधर। ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल इधर। अब मान लो ये हो गया आपका F1, ये क्या हो गया? F2 और ये क्या हो गया? F3। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि नेट फोर्स F नेट ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर sum of the forces due to individual charges. The net force on a given charge, net force on a given charge is the vector sum of the forces by individual charges। जो भी individual charges हैं, जो भी Q1, Q2, Q4 हैं, उनकी वजह से जो forces लग रहे हैं उनका वेक्टर सम इस Q3 पे किसके बराबर होगा? ये जो Q3 है इस Q3 पे किसके बराबर होगा? नेट फोर्स के बराबर। दिस इज व्हाट अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसका स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट फोर्स ऑन a given charge is vector sum of the forces due to individual charges। ठीक, ऐसा ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन ने कहां पे पढ़ा था? याद है? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेक्टर सम करके अपन किसी मास पे नेट फोर्स निकालते थे। दैट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टिल अवेल इन दिस चैप्टर, ठीक है। और ये हमें इनेबल करता है, हमें लायक बनाता है किसके? नेट फोर्स निकालने के किसी भी गिवन चार्ज पे। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अगर मैं तुम्हें देशी भाषा में बताऊं तो देशी भाषा में अगर हमें क्या करना है कि इस पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स, ये तीनों आ गए। अब F1, F2, F3 इन तीनों का क्या ले लो? वेक्टर सम। और वेक्टर सम निकालना हमें आता है, ठीक है। अब
इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ के अपन अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो अपन ने पढ़ा ना, इसी पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और इन काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स में लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके, सो अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लो क्वेश्चन है कि आपके पास दो बॉडीज दी गई हैं, बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर बी, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी, और बोला गया कि इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, इनको आपस में क्या किया गया, रब किया गया, रगड़ा गया। ये इनिशियली दीज टू आर न्यूट्रल if after rubbing the bodies the net charge transferred net charge transferred is 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। नेट चार्ज जो ट्रांसफर हुआ कितना है, 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। देन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट the value of transferred electrons and the second question is find out the net the mass transfer। अब ध्यान से सुनना, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मान लो इन दोनों बॉडीज को रगड़ा जो इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल, और इनको रगड़ने के बाद बोला गया कि आफ्टर रबिंग द बॉडीज द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड इज इतना 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा है फाइंड आउट द मास ट्रांसफर। अब आप एक बात समझो, याद है मैंने तुम्हें बताया था ये किस पे बेस्ड हो गया क्वेश्चन, ये बेस्ड हो गया फ्रिक्शन पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे, और दूसरा उस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। अब आपने क्या किया कि इन दोनों को रगड़ा होगा, बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर बी को, तो कोई भी एक बॉडी प्लस चार्ज हुई होगी और दूसरी बॉडी माइनस चार्ज हुई होगी। क्यों? क्योंकि एक में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे में गए होंगे, तो जिसमें से निकले वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसमें गए वो नेगेटिवली चार्ज। तो नेट चार्ज जो ट्रांसफर है वो दिया हुआ है आपको कि इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब सपोज ये बॉडी तो हो गई प्लस चार्ज और ये वाली बॉडी हो गई माइनस चार्ज। अब लोगों ने इसे रगड़ने के बाद जब सेपरेट किया तो ये चार्ज हुआ, ये इनिशियली और ये फाइनली। अब बेटा आपको जो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और इसमें गए होंगे, तो इस पर जो चार्ज आया Q1 वो कितना है बोलो, वो दिया हुआ है आपको कितना, प्लस 19.2 इंटू 10 to power minus 19 कूलम, और इस पे जो चार्ज आया वो कितना आ गया, माइनस 19.2 इंटू 10 to power minus 19 कूलम। सर आपने कैसे बोला कि यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया? भाई साहब जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, अब आप एक सोचो, जब इन दोनों पे इनिशियल चार्ज कितना था, 0, नेट क्यू नेट कितना था, 0, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब अगर एक पे प्लस आया तो दूसरे पे माइनस, इस पे कितना प्लस, इतना प्लस, और इस पे कितना माइनस, इतना, तभी तो यहां से यहां इतना ट्रांसफर होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पे प्लस और जहां पे आए होंगे उस पे माइनस। तो अपने को जब पहला सवाल अपन सोल्व कर रहे हैं तो हमें दिया हुआ है Q बराबर अपन जानते हैं NE, Q इक्वल टू NE, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू Q अपॉन E, जहां पे Q कितना दे रखा है, 19.2 इंटू 10 to power minus 19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to power minus 19 कूलम। जब आप इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, इससे कटेगा 12 टाइम्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, n इक्वल टू 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं,
Q इक्वल्स टू NE से नेट चार्ज दिया हुआ था, N निकालना था और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये, तो N इक्वल टू 12 आ गया। अब N इक्वल टू 12 आने के बाद आप सुनो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ से मास गया और इसमें इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इसमें मास ऐड हुआ। तो यहाँ से कितना मास गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ट्रांसफर मान लो कितना है m, तो m इक्वल टू कितना लिख दोगे 12 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो 12 के लिए क्या करोगे, 12 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m इक्वल टू 12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये आंसर किस में आ जाएगा, kgs में। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक, आप सवाल को ध्यान से देखें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के जो चारों कॉर्नर्स हैं उनमें 4 चार्जेस रखे हुए हैं Q, ये वाला भी कितना है Q, ये वाला भी कितना है Q, और ये वाला भी कितना है Q, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है, इसकी लेंथ मान लो कितनी, कैपिटल L। 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर ऑफ लेंथ L। अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, क्योंकि चारों एक जैसे हैं, चारों आइडेंटिकल चार्जेस है ना, और लेंथ सारी की सारी सिचुएशन सभी के लिए सेम है, तो किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब अभी अपन ने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्सेज आएंगे उनका अपन क्या कर लेंगे, वेक्टर सम, और उसी की वजह से अपन क्या निकाल लेंगे, क्या, नेट, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स। अब देखो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो हमें इस पे फोर्स निकालना है। अब बेटा इस पे फोर्स किस किस की वजह से होगा, इस पे फोर्स होगा एक तो इसकी वजह से है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। मान लो मैं इनको नाम दे देता हूं, क्या, 1 2 एंड 3, और ये वो चार्ज है, आप इस पे भी ले सकते थे, इस पे निकाल सकते थे, मैंने इस पे निकाल लिया है ना। तो अब सपोज ये लेंथ L, तो ये भी L, ये वाली भी कितनी है L, और ये वाली भी कितनी है L, और बेटा ये वाली कितनी हो जाएगी, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2L। ये लेंथ कितनी हो गई, √2 टाइम्स L। अब इस पे जो फोर्स होगा वो इन तीनों की वजह से लगेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम यदि मैं बनाऊँ, तो इसका डायग्राम जब आप बनाओगे तो देखो क्या होगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इधर लगेगा, क्यों, रिपल्शन, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा किधर, उधर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस। तो इस लाइन के अलोंग, तो इधर रिपेल करेगा, तो इधर कितना, K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये तो गया फर्स्ट की वजह से, ये वाला चार्ज, सेकेंड वाला चार्ज भी इसे क्या करेगा, रिपेल, ये इधर रिपेल करेगा, कितना, इधर देखो, इधर कितना, इधर आएगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई √2L का होल स्क्वायर। ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल किधर, ऊपर, कितना, K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब आप देखो इसका ये डायग्राम, इस पे इधर फोर्स कितना लग रहा है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इधर भी कितना लग रहा है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और ये फोर्स भी ये कितना लग रहा है,
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 एल का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2l स्क्वायर। अब आप यहाँ पे 3 फोर्सेस हो गए। अच्छा ये एंगल कितना है 45, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से बोल सकते हैं ये एंगल कितना है 45, तो ये कितना 45, ये भी कितना हो गया 45। अब देखो इन तीनों का हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा तभी तो इस पे नेट फोर्स आएगा। ये तो तीनों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स हो गए, अब इनका क्या ले लो वेक्टर सम। अब आप ऐसे देखो इन दोनों का वेक्टर सम, इस वाले का और इस वाले का जब वेक्टर सम करोगे तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला क्या है, क्या है बताओ, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री पे है और 90 डिग्री का रिजल्टेंट कितना होगा देखो, इस वाले का और इस वाले का जब वेक्टर सम करोगे तो कितना आएगा। मान लो इसको अपन ले लेते हैं, हाँ तो इसका और इसका वेक्टर सम किया तो कितना आ गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये अभी मैंने इसका और इसका निकाला है, अभी ये बीच वाला इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये वाला इन दोनों का क्या आ गया वेक्टर सम, तो ये कुल मिला के ये कितना हो गया रूट 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये इन दोनों का सॉल्व हो गया। अब जो नया डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या हुआ, ये तो इधर लग ही रहा था कितना, ये वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में क्यों देखो ये 45 था ये भी 45 था, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा। याद है ना, जब दो इक्वल चार्जेस, दो इक्वल वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लेते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो बिल्कुल मिड में आता है, तो मतलब ये भी इधर ही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो वो कितना आया था रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये भी इधर आ गया कितना रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब इन दोनों को चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो सेम डायरेक्शन होगी, दोनों को डायरेक्टली क्या कर लो ऐड, जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये प्लस ये, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई ना, तो आंसर कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर प्लस रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आप इसे नेट फोर्स जो इस पे निकला उसकी वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर प्लस रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे, मिटा दूं, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसके भी तीनों वर्टिसेस पे Q, Q और Q चार्ज रखे हुए हैं। ठीक, अब सवाल यह है कि अगर मैं मिड पॉइंट पे यहां पे कोई कैपिटल Q चार्ज रख दूं, कौन सा चार्ज कैपिटल Q, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है L, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करना, इसको मैं होमवर्क करने दे रहा हूं। ये जो Q है इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा इस Q पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है L, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q एट सेंटर, या सेंट्रोइड जो भी बोलो, सेंटर। ठीक, अब देखो क्या करोगे, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, इसकी वजह से फोर्स, इसकी ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना, इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स निकालो, इसकी वजह से फोर्स निकालो, और तीनों का क्या ले लो वेक्टर सम। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास
एक 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर की एक कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की, और इसके इस कॉर्नर पे एक पॉइंट मास एक डोरी से लटकाया, और इस कोने पे दूसरा पॉइंट मास इस कोने पे लटकाया। ध्यान से सुनना, इसका भी मास है m और इसका भी मास है m। इसको चार्ज दिया प्लस q और इसको चार्ज दिया माइनस q। इसको चार्ज दिया प्लस q और इसको चार्ज दिया माइनस q। इनिशियल सेपरेशन कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, सवाल ध्यान से सुनो, ये कौन सी सिचुएशन है? इनिशियल, इनको जस्ट चार्ज देने के बाद की सिचुएशन है, जस्ट जैसे ही चार्ज दिया तब की सिचुएशन। अब क्या है? आफ्टर getting equilibrium, the separation between the charges is 3 सेंटीमीटर। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉल्स। ये बिल्कुल स्मॉल बॉल्स हैं, ठीक है। ये इनका m कैलकुलेट करना है आपको। गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड्स या स्ट्रिंग्स, यूं बोल दो, स्ट्रिंग्स इज 20 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है और जिन डोरियों से इसे लटकाया गया है उसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। आप सवाल को ध्यान से पढ़ो, ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो मैं बताता हूँ इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या है। चलो, क्या होगा कि एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे क्या है? माइनस क्यू। एक पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे क्या है? माइनस क्यू। एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे क्या है? माइनस क्यू। अब क्या होगा, जैसे आप इनको चार्ज दोगे तो इस पे प्लस क्यू आ गया, इस पे क्या आ गया? माइनस क्यू। अब ये दोनों डोरियां क्या होगी कि एक दूसरे, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ क्या होगी? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट होके 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब वो फाइनली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी कहीं पे जाके। अट्रैक्शन हुआ तो एक लिमिट तो आएगी ना, तो उस लिमिट पे जाके जब ये रुक जाएंगी, क्योंकि इसके साथ ये डोरी से बंधी हुई है भाई साहब, बिल्कुल फ्री नहीं है, इधर से भी ये डोरी, तो ये यहां पे आके इस जगह पे आके ये बिल्कुल पॉइंट मासेस है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। शुरू में कितना था? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना चला? 1 सेंटीमीटर। तभी तो ये दूरी कितनी? 1। और इधर से भी ये कितना चला? 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, इनके बीच का फाइनल सेपरेशन कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1। तो ये भी कितना चला? 1। अब टोटल कितना हो गया? 5। और मान लो यहां से थीटा एंगल घूमा तो ये भी तो कितना एंगल घूमा? थीटा। और यहां जाके बिल्कुल स्टैटिक हो गई। अच्छा, ये और आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? इसलिए क्योंकि डोरियों से बंधी हुई है ना, इस पे mg भी तो लग रहा है नीचे, तो इसलिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई और यहां आके ऐसे अटक गई, मतलब बिल्कुल सीधी थी ऐसे, इस तरीके से, और सीधी सीधी ये उधर अट्रैक्ट होती गई और किसी प्रभाव में जाके इस जगह पे क्या हो गई? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गई। इसका मतलब अगर अपन देखें तो इनिशियल पोजीशन ये थी किसी भी बॉल की और फाइनल पोजीशन ये हो गई, और यहां से कितना एंगल पे चली गई? थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना दूरी है? ये दूरी दे रखी है आपको कितनी? 1 सेंटीमीटर की। तो दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर तो लग रहा है T, किसी भी एक बॉल का ले लो, इधर कितना लग रहा है? mg। और इन दोनों के बीच में
अट्रैक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा कितना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा कितना, बताओ। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, इधर कितना, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में बदल लें, तो उसको मीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना हो गया, थीटा। इसका मतलब इस टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर, तो अब मैं इस टी के दो कंपोनेंट्स लूँ तो एक इधर और एक ऊपर। इसका मतलब अगर इसका डायग्राम बनाए तो इसके डायग्राम में इधर तो mg ये वाला, इधर कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इस टी का इधर कंपोनेंट टी कोस थीटा, इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए और इधर ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, टी साइन थीटा बराबर दिस एंड टी कॉस थीटा बराबर दिस। टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और इधर टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इसे 1 दे देते हैं और दिस इज 2। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू इधर कितना के क्यू, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो नीचे mg और आ जाएगा, डिवाइड करके देख लो तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू 3 इंटू 10⁻⁻²। बेटा टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप इस ट्राइंगल का यूज भी तो कर सकते हो। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे, ये थीटा है ना, तो टेन थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो ये लिखोगे तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1, ये सेंटीमीटर में तो इसे मीटर में बदल लो, इसे भी मीटर में बदल लो तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻²। इस तो कैंसिल, कितना बचा 1/20, यहाँ पे 1/20 रख दो, 1/20 रखोगे तो फाइनली ये कितना हो गया 1/20 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू 3 इंटू 10⁻⁻²। बेटा इसको इधर उधर ले जाके आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, k की वैल्यू आपको पता है, q यहाँ पे q की टर्म्स में दिया हुआ है तो आपका आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, q की टर्म्स में। g की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से m को इधर ले आओ और 20 को इधर लेके चले जाओ। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल आंसर लिखूँ तो m को इधर लेके आ जाओ, 20 को ऊपर लेके चले जाओ, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 20 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई g इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इस जगह पे भी क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक, ये आंसर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो, ऐसा ही सवाल एक और करते हैं, जैसे मान लो ये दो डोरियां हैं, ये इसका मास है m1 और इसका मास है m2, यहां से लटकी हुई है और ये वर्टिकल्स हैं, ये वर्टिकल्स हैं, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2।
इस पे चार्ज है Q और इस पे भी चार्ज है Q, ठीक है जी। इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है L। मेरा सवाल यह है कि अगर देखो क्या होगा कि इस पे भी प्लस Q चार्ज और इस पे भी प्लस Q चार्ज, तो इन दोनों ने क्या किया, रिपेल किया। भाई दोनों को शुरू में ऐसे लटकाया होगा, यूँ समझो, इसको भी इस डोरी से बांधा होगा और यहाँ को इसको लटकाया होगा, लेकिन चूंकि दोनों पे इक्वल चार्ज है तो रिपेल किया होगा। रिपेल किया होगा तो ये डोरी ऐसे हो गई होंगी। अब इनके मासेज अलग अलग है ना, तो मासेज अलग अलग हैं, तो मान लो ये बिल्कुल सीधी थी ऐसे, तो ये जब इक्विलिब्रियम में आई होगी तो इधर से जितना एंगल चली होगी और ये इधर से जितना उधर गई होगी, रिपेल किया होगा ना, तो बिल्कुल सीधी थी, ऐसे हो गए रिपल्शन की वजह से। और जब भी इक्विलिब्रियम आया तो बेटा ये एंगल और ये एंगल अलग अलग ही तो चले होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास m1। हाँ, अगर मास सेम होता है तो जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम। तो यहां पे मैं आपको एक तो डायरेक्टली बता देता हूं कि इफ m1 इक्वल टू m2 देन θ1 इक्वल टू θ2। बट सेकेंड, ये तो इनिशियल कंडीशन में मान लो ऐसा होता तो, बट इफ m1 is greater than m2 then find the relation between θ1 and θ2। यदि m1 m2 से बड़ा है तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अगर मैं इसका देखूं तो इधर नीचे कितना लग रहा है, m1g, और मान लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये वाला ए सेपरेशन, इसे मैं बोल देता हूं x, ये टोटल अभी का। तो इधर ये इसको रिपेल कर रहा होगा, कितना फोर्स ये कर रहा होगा, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये इसे इधर रिपेल कर रहा होगा कितना, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ध्यान से समझना। और नीचे क्या लग रहा होगा, m2g। आप मुझे बताओ बेटा कि यहां पे ये वाला फोर्स और इधर ये वाला फोर्स है तो दोनों सेम है, लेकिन m1g इधर m1g और इधर कितना है m2g, क्या ये सेम है क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट अलग आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट अलग आएगा। अब बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ m1g, मैं इधर बना रहा हूं इसे, जैसे मान लो इधर आया m1g और इधर आया k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और इस दूसरे के लिए इधर कितना आया, इधर नीचे आया कितना, m2g, और इधर कितना, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यदि आप देखो तो ये इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा, और मान लो ये वर्टिकल से θ1 एंगल बना रहा है, तो ये वर्टिकल से कितना बना रहा है, θ2। अब मुझे बताओ, ये तो दोनों डिसाइडिंग कौन हुआ है इस थीटा के लिए, डिसाइडिंग कौन हुआ, m1g, और इधर m2g। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं देखूं कि इफ दिस एंगल इज θ1, तो ये एंगल भी तो θ1 ही होगा, और ये कौन है, ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इसका मतलब इसे मैं बोल देता हूं f रिजल्टेंट, fr, किसके लिए, 1 के लिए, और इसको बोल देता हूं fr, किसके लिए, 2 के लिए। अब मान लो ये अगर यहां ये θ2 है तो बताओ ये कितना होगा, ये भी तो θ2 होगा। यदि ये θ2 है तो ये भी तो θ2 ही होगा ना, ठीक है ना, इतना तो पता है ना। चलो तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट अपन जानते हैं, रिजल्टेंट किसके पास होता है, जो हैवी फोर्स होता है। अब यहां पे बताओ मुझे, ये तो दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला तो कॉमन है, तो मुझे बताओ कि ये वाला ज्यादा किसकी तरफ झुकेगा, जो हैवी फोर्स होगा। अब यहां पे बताओ, यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 तो m1g इज ग्रेटर देन m2g, m1g इज ग्रेटर देन m2g। अब m1g इज ग्रेटर देन m2g, इसका मतलब ये वाला जो एंगल अगर अपन देखें ये, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। तो अगर मैं θ1 और θ2 में कंपैरिजन करूं, θ1 और θ2 में, तो θ2 देखा जाए तो
m1g यदि m2g से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रिजल्टेंट इस वाले वेक्टर के ज़्यादा पास होगा। जैसे मान लो ये 5 न्यूटन और इधर ये है 6 न्यूटन, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो 6n से कम एंगल बनाए, मतलब 6n के साथ कम एंगल पे होगा और 5n से ज़्यादा एंगल पे होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, ये वाला एंगल कम होगा किसके कंपैरिजन में, θ2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि m1g इज ग्रेटर देन m2g। तो m1g इज ग्रेटर देन m2g, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि θ1 इज लेस देन θ2। क्यों? और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो कैसे, ये भारी है तो ये कम इधर जाएगा और ये हल्का है तो ये ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब यदि m1g इज ग्रेटर देन m2g तो θ1 इज लेस देन θ2, मतलब ये वाला एंगल कम होगा और ये वाला ज़्यादा होगा। जब इन दोनों को यहाँ से छोड़ोगे तो ये कम इधर जाएगा जबकि ये ज़्यादा इधर जाएगा। और अगर आपसे बोल देता कि m1g इक्वल टू m2g, तो यहाँ पे m1g इक्वल टू m2g, तो दोनों में ये फोर्स सेम सेम, तो एंगल भी क्या हो जाते हैं, सेम सेम। वो मैंने फर्स्ट कंडीशन में लिखी। ठीक है, नोट करो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैंने आपको बोला कि दो चार्जेस हैं, दिस इज चार्ज Q एंड दिस इज चार्ज Q। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है सपोज 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर्स, यहां समझ। और ये चार्ज है Q और ये भी चार्ज है क्या, Q। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक थर्ड चार्ज, क्वेश्चन इज वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज Q dash, where should be the third charge Q dash placed so that it remains in equilibrium, इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सवाल ये है, देखो ये दो चार्जेस हैं, एक थर्ड चार्ज है Q डैश। इस Q डैश को कहां रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, कहीं पर भी इस पूरे स्पेस में ये दोनों चार्जेस दिए हुए हैं। अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। यहाँ पे आप सभी के mg वगैरह को नेग्लेक्ट करें, उसकी अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के संदर्भ में बात की जा रही है। तो ध्यान से सुनना, इस Q डैश को कहां पे रखें, सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया इस Q डैश, तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल, ये इसे क्या करेगा, रिपेल। तो बेटा ये दोनों, अच्छा इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कब कर सकते हैं, जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, जैसे यहाँ पे रख दोगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल इधर, और ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल इधर। तो ये दो भी तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मान लो इस लाइन के अलोंग कहीं पे रखते हैं, मान लो मैंने इधर रख दिया, इधर रख दिया Q डैश को, क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल किधर, इधर, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं इधर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते क्या, नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। इधर रख दो तो ये इसे इधर रिपेल करेगा और ये भी इसे इधर रिपेल करेगा, तब भी नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा। क्या करें, अच्छा यहां पे रख के देखते हैं, मान लो यहां पे कहीं पे, अब बेटा मान लो Q डैश को यहां पे रखा, तो ये इसे क्या करेगा, इधर इधर धकेलेगा, ये वाला इसे क्या करेगा, इधर धकेलेगा। हाँ, दो फोर्सेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पॉसिबिलिटी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये इसको इधर धकेल रहा है और ये इसको इधर धकेल रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो फिर वो इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, और 0 आ जाएगा तो Q डैश किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसलिए इस पूरी जगह पे इन दोनों चार्जेस के बीच में
यहां पे कहीं पे एक पॉइंट आया जहां पे अपन को इक्विलिब्रियम मिल सकता है। अब वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। सपोज ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर दे रखी है, तो सपोज इस चार्ज से या इस वाले चार्ज से कहीं से भी ले लो, मान लो इस चार्ज से ये x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे x, तो ये कितना बचा 10 माइनस एक्स। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना इधर लगेगा ना, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर कितना के क्यू डैश अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू डैश नहीं के क्यू डैश क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर कितना के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन तो अपोजिट अपने आप दिख रही है, तो डायरेक्शन की तो बात ही, हमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो इन दोनों, इसकी वजह से इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से इस पे फोर्स के मैग्नीट्यूड का यदि बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो अपने आप अपोजिट दिख ही रही है, तो ये मैग्नीट्यूड तो क्या आया, ये मैग्नीट्यूड आया है इसकी वजह से इस पे फोर्स का, और इसकी वजह से इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर। वो कितना आ जाएगा के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाए तो फिर के क्यू डैश क्यू से के क्यू डैश क्यू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, इसको उल्टा कर दो और दोनों तरफ का अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लोगे तो ये 10 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, या होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दो ना, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसका रूट ले लो, रूट लगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को उधर ले जाओ कितना बचा 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहां पे रहना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में। तो यहां से कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 5, तो यहां से भी कितनी आई 5। इसका मतलब क्यू डैश को जब कहां रखोगे बिल्कुल बीच में, तब जाके वो किस में रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो इन दोनों के बीच में कहां पे रखना पड़ेगा हमें, किसी भी चार्ज से 5 मीटर्स की डिस्टेंस, ठीक। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनो, यदि इस क्यू डैश को मैं क्या करता, मान लो कि इस क्यू डैश की जगह मैं क्यू डबल डैश ले लेता, ये तो अभी क्यू डैश लिया ना, मान लो मैं क्यू डबल डैश ले लेता, तो यहां पे डबल डैश आ जाता, यहां पे डबल डैश आ जाता, यहां पे कटते तो अभी भी, इसका मतलब अभी भी आंसर में कोई चेंज आता क्या, नहीं। इसका मतलब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान से सुनना, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन किसकी, क्यू डैश की इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, कितने का होगा इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान से सुनना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, और वो क्वेश्चन क्या है, कि मान लो सवाल कुछ ऐसे ही करते हैं, मान लो ये है Q और ये है 9Q, और यहां से ये सेपरेशन है वही 10 मीटर्स। द क्वेश्चन इज द थर्ड चार्ज 3Q, the third charge 3Q placed such that it remains in equilibrium, then where should be placed, तो इसे क्या प्लेस करना होगा। यदि थर्ड चार्ज 3Q को प्लेस किया जाए और इस तरीके से कि वो किस में आ जाए इक्विलिब्रियम में, देन वेयर शुड बी प्लेस्ड, कहां पे प्लेस किया जाए। अगेन इधर वही, इसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मान लो कि अगेन इन दोनों के बीच में रखेंगे, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे रख दिया, मान लो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे x, अगेन ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब देखो इस, मान लो यहाँ पे कितना रखा 3Q,
इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई। मैग्नीट्यूड को बराबर कर दें तो इसकी वजह से इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, के 9q इंटू 3q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए किसके, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए दोबारा लिख देता हूं, के 9q 3q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू इंटू 3q अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस तो 10 माइनस एक्स हो गई ना, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं। डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गई, हमें तो मैग्नीट्यूड बराबर करना है कितना, के क्यू इंटू 3q डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो के से के कैंसिल, क्यू 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 3 अगेन इधर कितना बचा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन इसे इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो कितना होगा, इसे आप देखोगे तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया, 9 इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे, अच्छा दोनों तरफ का या तो अंडर रूट ले ले तो कितना हो जाएगा 3 10 माइनस एक्स का x इक्वल टू एक्स, तो कितना हो गया 30 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना 30/4, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 7.5 मीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर और 10 माइनस एक्स की कितनी आ गई 2.5 मीटर। ध्यान से सुनो, ये कितना हो गया 2.5 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल है 10 मीटर्स, तो ये आ गया कितना 7.5 और ये कितना आ गया 2.5। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, पिछले सवाल में याद है यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था तो बिल्कुल मिडिल में आई थी। अब जब यहाँ पे ये क्यू है और ये कितना है 9q, तो यहाँ से तो कितनी डिस्टेंस आई 2.5 मीटर्स और यहाँ से कितनी आई 7.5 मीटर। इसका मतलब एक और बात ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट अपन ने क्या सीखा कि जो चार्ज होता है जिसका इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड नहीं करती। ये तो पहली बात सीखी थी प्रीवियस लेक्चर से। उसके बाद अगर दोनों चार्जेस, ये वाले दोनों चार्जेस अगर सेम है तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिडिल में आएगा, बिल्कुल बीच में, क्योंकि याद है पहले 10 लिया था तो ये कितना आया था 5 और ये भी कितना आया था 5। अभी जब आपने इसको 9q लिया और इसका q लिया, मतलब ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी आई 7.5 और ये डिस्टेंस कितनी आई 2.5। इसका मतलब लाइटर चार्ज मतलब q से डिस्टेंस किससे कम है, q वाले से या 9q वाले से, q वाले से, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो लाइटर चार्ज से, हल्के चार्ज से कम डिस्टेंस पे होती है और हेवियर चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस होती है। क्या बोला मैंने, लाइटर चार्ज के तो पास होती है इक्विलिब्रियम और हेवियर चार्ज से दूर होती है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये 3q की जगह मैं -3q ले लेता तो, अगर मैं -3q ले लेता तो फिर देखो मैं आपको ये भी करके बताता हूँ। अगर सपोज ये होता q, ये होता 9q और यहाँ पे मान लो मैं -3q ले लेता। अब देखो ये इसको क्या करता अट्रैक्ट इधर, ये इसको क्या करता अट्रैक्ट इधर। अगेन जब ये 10 मीटर है तो यहाँ से ये अभी भी कितनी होती x, ये कितनी होती 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। तो अभी भी आंसर में कुछ चेंज आता है क्या, आंसर अभी भी इतना ही आता, ये वैल्यू अभी भी 7.5 आती है, ये वैल्यू अभी भी कितनी आती है 2.5, तो ये अभी भी 2.5 आता और ये अभी भी 7.5 आता। इसका मतलब 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ, नहीं सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। इस तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, सेकंड पॉइंट साइन ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब इसको आप प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं तब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम आती है। और तीसरी बात मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, साइन ऑफ थर्ड चार्ज, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके इक्विलिब्रियम के लिए ये हमेशा लाइटर के पास होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स तो ये हो गए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लाइटर चार्ज के पास होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन नियर दी लाइटर चार्ज एंड अवे फ्रॉम हेवियर चार्ज, ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप ध्यान से देखना, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स है, आप इनको ध्यान से देखना। अगर कुछ डाउट्स आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।